साथियों नमस्कार, मैं हितेंद्र चौधरी लाइब्रेरियन की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैरियर क्लासेज जयपुर के इस प्लेटफॉर्म पर जो लाइव कोर्स है हमारा लगातार चल रहा है। पहली यूनिट हम पूरी कर चुके हैं, सेकेंड यूनिट भी हम आधी कर चुके हैं और उसमें लगातार क्लासिफिकेशन की जो अभी क्लासेज चल रही हैं, कंप्यूटर का जो पार्ट है वो भी लगभग हमारा पूरा होने वाला है। उसमें भी लगभग 22-23 क्लास हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली यूनिट हम पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए इसी एप्लीकेशन पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए जो पुराने पेपर हैं उनसे मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहली यूनिट के कराऊंगा। तो ये जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट के कई सारी जो क्लासेज हैं ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा चुका हूं और इसी के साथ साथ में जो अगली ये क्लास है, ये क्लास भी हमारी ऑब्जेक्टिव की रहने वाली है। एप्लीकेशन की ये क्लासेज हैं, एप्लीकेशन की जो सारी की सारी जो क्लासेज हैं आप बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं और एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश भी आप लोगों के लिए की थी। तो इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं इसी सेशन में और हमारा जो है उद्देश्य यही है कि आप लोगों को टॉपिक करवाया और टॉपिक करवाने के बाद पूरी यूनिट के एक तरीके से पूरा एक यूनिट का मैराथन क्लास जो है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जो है पहली यूनिट का और पूरी सारी की सारी जो लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर्स जो है पूरा मैंने आप लोगों को करवाया है। ऐसे ही ये जो है लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर्स, जो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो कॉलेज लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं इस नए सेशन में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास का जो पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है, ये प्रश्न रहने वाला है हमारा अधिनियमों को लेके। तो देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एक्टों में से पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी एक्ट, जिनके बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं कि लाइब्रेरी जो एक्ट है हमारा सबसे पहला एक्ट हुआ करता था मद्रास का। मद्रास का जो है तमिलनाडु का जो एक्ट है, सबसे पहला एक्ट हमारा भारत देश का सबसे पहला एक्ट जो है वो बना था, जिसका नाम था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो 1948 में बना था। आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे क्लास ली है उनको पूरी की पूरी डिटेल हम लोगों ने करवाई है कि भाई मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है जो लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कैसा, मतलब कब बना था, कौन कौन लोगों ने सहयोग किया था, कैसे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो शिक्षा मंत्री से जाके मिले और फाइनली वो एक्ट जो है वो लागू भी हुआ है ना। तो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी, कैसे उसमें कितना लाइब्रेरी कैसे लगता है, कौन कौन से एक्टों में लाइब्रेरी कैसे लगता है, और अभी वर्तमान में लक्षद्वीप को हटा के एक तरीके से जो है कौन सा एक्ट जो बना दिया गया है, ये सारी डिटेल मैंने आपको जब एप्लीकेशन में हमारी क्लास हुई थी वो पूरी की पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो अब हम इसका एक तरीके से इस तरीके से इसमें मैचिंग करके हम लोग एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम कब आया था, तो इसको हम यहाँ पे मैच करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 1960, 1979, 2009 और 2001। तो आप लोगों को पता है कि अरुणाचल, मैंने आपको ट्रिक के रूप में भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद करना है। तो अरुणाचल जो है आप लोगों को 2009 में ये अरुणाचल प्रदेश का एक्ट जो है ये आया था, जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, पहला। दूसरी बात हो रही थी किसकी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई जो हमारे एक्ट हैं, एक्टों में से मैचिंग वाले जो प्रश्न हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार एक आध बार कोई बहुत ही सरल प्रश्न आ जाएगा, तब आप लोगों को एक ही यहाँ पर राज्य की डेट आप लोगों से पूछ ली जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी, यदि मैचिंग वाले जो प्रश्न है, मैचिंग वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि दो ऑप्शन है, यदि हम अच्छे से कर लेंगे तो दो ऑप्शन अच्छे से करने के साथ ही, मतलब अगर हमको दो अधिनियमों की भी डेट याद है ना, तो हम चारों को आसानी से कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें से भाई अगर मान लीजिए किसी किसी रेयर केस में तो ऐसा भी हो जाता है कि यदि हमें एक भी याद है ना तो पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको यदि मैचिंग वाले ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पॉजिटिव बात ही होती है। एग्जाम में यदि किसी भी तरह का ऐसा मैचिंग वाला अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ही बात रहेगी। तो अरुणाचल प्रदेश जो अपना 2009 में ये एक्ट आया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा सार्वजनिक जो कह सकते हैं पुस्तकालय अधिनियम है, ये उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2001
1 में। इसी के साथ साथ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आया था अपना 1979 में। और अपना आंध्र प्रदेश जो है, जो हमारा किसके बाद में आया था, मद्रास के बाद में आया था, जो कब आया था 1960 में। तो ऐसे हमारे अधिनियमों की एक्ट की जो डेट है वो हम लोगों से पूछ ली जाएगी। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाह रहा हूं, जो भी एप्लीकेशन के विद्यार्थी उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे एक्ट जो है, एक्टों में से आपसे एक प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चाहे वो लाइब्रेरी कैसे को लेके पूछ लिया जाए, चाहे वो आपको डेट को लेके पूछ लिया जाए, चाहे उसकी हम अंदर की जो डिटेल है उसको लेके यहाँ पर पूछ लिया जाए। तो ऐसे करके आप लोगों से एक प्रश्न जो है 100% पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका अब अपन मैचिंग करके देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश मतलब 1 में 3, तो आप देखिए इसमें 3 किस में आ रहा है, तो 3 आप में आ रहा है, इसमें बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। तो इसमें 3 जो है बी में आ रहा है, डी में आ रहा है। अब आप अगले पे चलेंगे तो उड़ीसा जो है, तो उड़ीसा यहाँ पर किसमें, चौथे नंबर पे आ रहा है। तो चौथे नंबर पर बात आ गई किसकी, यहाँ पर इस डी ऑप्शन की। तो मैंने आपको कहा था कि यदि आप 2 ऑप्शनों में से, 4 ऑप्शनों में से यदि 2 ऑप्शन भी कर लोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे और अपना आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर। इस तरीके से इसकी मैचिंग हम लोगों को करनी है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया है कि वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी, मैंने आप लोगों को लिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बताया था, तो डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ मैंने आपको वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया। जैसा कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, स्पेशली टॉपिक है जो दे रखा है, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो वो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको कहा था कि भाई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, ये इस तरीके से हमारे पास टॉपिक में दे रखा है। मैंने आपको कहा था कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 2018 में हुई थी। और 2018 में भी कब हुई थी, तो 19 जून को हुई थी। और 19 जून को ही क्या मनाया जाता है, 19 जून को ही रीडिंग डे मनाया जाता है, डिजिटल रीडिंग डे मनाया जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई डिजिटल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, तो 19 जून को मनाया जाता है। और इसी के साथ एक चीज और बताई थी मैंने कि भाई रीडिंग डे तो मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 19 जून से लेके 18 जुलाई तक, है ना, 19 जून से लेके 18 जुलाई तक एक डे, एक मंथ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मंथ मनाया जाता है, जिसको नेशनल रीडिंग मंथ भी कहा जाता है। तो ऐसे करके मैंने इसकी सारी डिटेल जो है आपको बताई थी कि भाई प्रकाश जावड़ेकर जो है, उनके द्वारा इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या किया था, उद्घाटन उन्होंने किया था। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको बताया था। उसके साथ में ही मैंने आपको वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी को बता दिया था, क्योंकि देखिए ये चीजें हमारे सिलेबस में चाहे नहीं है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो हमारे सिलेबस में है। तो ऐसे करके चीजों को कनेक्ट करके मैंने आप लोगों को वहां पर पूरी डिटेल जो है पहले यूनिट में बताई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर बात हो रही है वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, WDL भी यहाँ पर शॉर्ट में बोल सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जिसकी अगुवाई में है, मतलब इसका निर्माण जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग से किस किस के द्वारा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 4, और चारों ऑप्शनों में यहाँ पर देखिए यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दोनों के द्वारा किया गया इस वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था। किसका, वर्ड डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था, यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आप लोगों को पता है यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, और अपना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 में हुई थी। कब हुई थी, 1800 में हुई थी, 24 अप्रैल को। कब हुई थी, 24 अप्रैल को सन 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा एक लाइब्रेरी है। विश्व की अगर सबसे बड़ी कोई लाइब्रेरी है तो उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कौन सी है, तब आपको आंसर देना होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है ये है यूएसए में। कहाँ पे है, यूएसए में है। जो यूएसए का, जो हमारे किसका, यूएसए का एक तरीके से नेशनल लाइब्रेरी इसको कहा जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1800 को हुई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जाती है। और इन दोनों की पहल पे ही इस वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, यूनेस्को जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, ये कल्चरल, यहां पर इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, देखो यूनेस्को।
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरियों के लिए स्पेशली काम नहीं करता है। ये बहुत सारे यहाँ पर कल्चरल, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ों के लिए, साइंटिफिक, इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको यूनेस्को को पढ़ा दिया। इसका कारण आपको पता है कि भाई यूनेस्को जो है हमारे इस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और सेकंड में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यूनेस्को को पढ़ा दिया। इसका कारण यही है कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसकी कहीं ना कहीं चर्चा हमारे लाइब्रेरी साइंस में रहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट ये लेके आता है और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे यहाँ पर लाइब्रेरियों में, जैसे आप लोगों ने कई सारे प्रोजेक्टों का नाम सुनी होगा, आपने यहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, है ना, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण भी यूनेस्को की सहायता से हुआ था। तो ऐसे करके इसीलिए मैंने इसके बारे में आप लोगों से ये जो पहली यूनिट थी उसमें डिस्कस मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो यूनेस्को और अपना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दोनों से मिलके ही, इन दोनों ने मिला के ही इस वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है? ये जनक हैं। और ये जनक किसके हैं? ये जनक हैं पुस्तकालय विज्ञान के। किसके जनक हैं? पुस्तकालय विज्ञान के। और पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहाँ हैं? ये भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा रंगनाथन जिनकी जीवनी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। आप लोगों ने पूरे एप्लीकेशन में जीवनी की मैंने लगभग शायद 2 क्लास ले ली होंगी। तो दोनों 2 घंटे में पूरी जीवनी कराई है, पूरी इनकी किताब, इनकी शिक्षा, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन रही थी, कैसे ये लंदन गए थे, वहाँ उनको गुरु कौन मिले थे, उसके बाद में इनका फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें जो है मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाई थी। किसमें? अपनी एप्लीकेशन वाली क्लासों में। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक, यहाँ पर कौन सी पुस्तक? प्रथम पुस्तक, जिसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रथम पुस्तक कौन सी थी उनकी? आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भाई प्रथम पुस्तक कौन सी थी। आप लोगों के माइंड में क्लिक हो गया होगा कि प्रथम, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो प्रथम पुस्तक थी जिसका नाम था क्या? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें तो 1928 में इस 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस का क्या हुआ था? प्रतिपादन हुआ था। याद रखना, प्रतिपादन अलग चीज है और प्रकाशन अलग चीज है। और प्रकाशन इसका हुआ था कब? प्रकाशन हुआ था दोस्तों इसका 1931 में। कब हुआ था? 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। याद रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की क्या पूछी गई है? प्रथम पुस्तक पूछी गई है। और प्रथम पुस्तक कौन सी है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है 1928 में प्रतिपादन किया था। और ये प्रतिपादन कहाँ किया था? ये किया था, आपको पता हो तो, मीनाक्षी कॉलेज में। कहाँ पे किया था? मीनाक्षी कॉलेज में, है ना, मीनाक्षी कॉलेज में। और मीनाक्षी कॉलेज कहाँ है? मीनाक्षी कॉलेज है अन्ना मलाई का नगर में। अन्ना मलाई का नगर में इसका प्रतिपादन किया था। उसके बाद में इसको पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद यहाँ पर 1957 में इसका सेकंड एडिशन भी आ गया था। और 2006 में इसको रीप्रिंट भी कर दिया गया था। ये है हमारी कौन सी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों के बारे में बताया है। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। और इसी के साथ साथ हमारे पुस्तकालय में जितने भी पाठक आते हैं, उनका कर्मचारी आते हैं, उनका समय बचे। और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ऐसे करके इसमें 5 लॉज को दिया गया था। इसके बाद में मैंने, आपको पता होगा तो, 5 लॉज की भी मैंने लगभग 2 क्लासें ली थी। 5 लॉज की भी मैंने लगभग 2 क्लासें ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 5 लॉज तो आपने नॉर्मली पढ़े थे, इसी के साथ साथ कुछ अपडेट हुआ है 5 लॉज में। आपको पता होगा ओसीएलसी के द्वारा 2014 में 5 लॉज को अपडेट किया गया है और उसके आधार पर 5 लॉज को दिया गया है। ठीक है ना, 5 लॉज को दिया गया है और उसके आधार पर यहाँ पर 2014 में ओसीएलसी के द्वारा हमारे जो 5 लॉज हैं उनको बताया गया है। किसके द्वारा? ओसीएलसी के द्वारा। तो आपको ये भी यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन कौन से लॉ किस तरीके से बदले गए हैं। ठीक है, आपने जो 2000 कह सकते हैं कि 6 में एक लॉ दिया गया था उसको भी बताया था, है ना। और इसके बाद में छठा नियम भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था।
तो कहने का मतलब 5 लॉज जो है बहुत अच्छे से मैंने पूरा करवाया था आप लोगों के लिए। WCB सीयर्स का नाम भी इसमें जोड़ा था, एडवर्ड बी रॉस का नाम भी जोड़ा था। कैसे जोड़ा था वो आप लोगों को क्लास में वहां पर मैंने पूरा डिटेल से बताया था। ठीक है, 2 घंटे की क्लास थी, अब इसमें मैं 2 घंटे खराब नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि पहली पुस्तक उनकी हुआ करती थी कौन सी, प्रोलोगोमेना टू, सॉरी 5 लॉज टू लाइब्रेरी साइंस, प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नाम की भी इनकी एक पुस्तक थी जो 1937 में यहाँ पर आई थी। पहला एडिशन 1937 में आया था, फिर 20 साल बाद 1957 में आया था, और फिर 10 साल बाद 1967 में इसके 3 एडिशन आ चुके हैं। किसके, प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के। एक कॉलन क्लासिफिकेशन नाम की भी इनकी पुस्तक है। और कॉलन क्लासिफिकेशन नाम की जो पुस्तक है, ये पुस्तक आई थी कब, 1933 में। आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि भाई 1933 में इसकी पहली पुस्तक आई थी, जो 1987 में इसका 7वां एडिशन आया था। और कुल इसके अब तक कितने एडिशन हो चुके हैं, 7 एडिशन हो चुके हैं। हमारी लाइब्रेरी के अंदर एक स्कीम, कोई भी स्कीम का लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी स्कीम का प्रयोग करते हैं, तो उस स्कीम में से एक स्कीम हुआ करती थी हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, जिसको हम बोलते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन। तो कॉलन क्लासिफिकेशन की बात होगी। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न को लेके। तो आंसर जो था, हमारा आंसर तो इसमें यही हो गया कि भाई प्रथम पुस्तक जो थी, प्रथम पुस्तक कौन सी थी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम से इसकी प्रथम पुस्तक थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर क्या होना चाहिए, एक सार्वजनिक पुस्तकालय तो भाई होना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसने ये सुझाव दिया कि भाई प्रत्येक 3000 व्यक्तियों पर कम से कम एक सार्वजनिक पुस्तकालय, एक पब्लिक लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, तो भारत में भाई कम से कम 1.2 अरब आबादी है, तो लगभग लगभग यहाँ पर कितने, 333,000 पुस्तकालय की आवश्यकता है। ऐसा किस एसोसिएशन ने, ऐसा किस संगठन के द्वारा कहा गया, तो ये किस संगठन के द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था, आप लोगों को पता होगा, इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था इफ्ला के द्वारा। इफ्ला जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपने जब एसोसिएशन पढ़े थे उसमें देखा था कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन शब्द इसमें जब जोड़ा गया था तो इसका पूरा नाम बना था, जिसको हम बोलते हैं इफ्ला। और इफ्ला का आपको पता है कि 1927 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी, अपने इफ्ला की। और इफ्ला की स्थापना हुई थी 1927 में, और 1971 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज किया था। और 1976 में इसके नाम के साथ एक शब्द जोड़ा था जिसको बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशंस, है ना। ये शब्द जोड़ा गया, और ये शब्द जोड़ा गया था कब, 1976 में। और इसका पूरा नाम बन गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये होगी बात इफ्ला की। आइजलिक के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने सुना है। आइजलिक 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। SL होरा इसके क्या बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ साथ आपने ALA भी सुना है, सबसे पुराना एसोसिएशन जिसकी स्थापना हुई थी 1876 में, USA का है ये। ठीक है ना। अब के बाद में बात करें एस्लिव, एस्लिव जो है 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जैसे भाई एक ऐसा संगठन है जिसने ये सुझाव दिया है कि भाई 3000 व्यक्तियों की बात चल रही है, तो 3000 व्यक्तियों की यहाँ पर 3000 व्यक्तियों पर एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो 3000 व्यक्तियों पर एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ आबादी कितनी है, 1.2 आबादी। तो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,30,000 पुस्तकालय होने चाहिए। लेकिन है क्या, नहीं है। नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पब्लिक लाइब्रेरियां खोलें। हमारी स्कूल लाइब्रेरियों के ही लाले पड़ रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी तो सरकार बाद में खोलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बात भाई इफ्ला ने कह दी है। इफ्ला एक ऐसा लाइब्रेरी का ऐसा संगठन है जो सबसे बड़ा संगठन है। कौन सा, इफ्ला। तो ये इफ्ला जो है इसने कहा था ये बात। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र है। मतलब पुस्तकालय विज्ञान का 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने सुना होगा, 5 लॉज, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी
साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात हो रही है। डॉक्टर रंगनाथन ने प्रतिपादित किया था क्या? पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। तो पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र प्रतिपादित किए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए, असक्षमों के लिए, कारीगरों के लिए, नवसाक्षरों के लिए, किसानों के लिए, मील मजदूरों के लिए, ये सभी के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है। ऐसा कौन सा लॉ है? तो मैंने आपको बताए थे कौन से लॉ? 5 लॉज। कौन से कितने लॉ बताए थे? 5 लॉज। अब इन 5 लॉज में से ऐसा कौन सा लॉ है जो इन सब चीजों को फॉलो करता है? मैंने आपको 5 लॉज की जब पूरी कहानी बताई थी तो उसमें मैंने पूरा पहले लॉ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सेकंड लॉ में कौन सी आती हैं, थर्ड में कौन सी आती हैं, और फोर्थ में कौन सी आती हैं, और फिफ्थ में कौन कौन सी आती हैं, सारी चीजें मैंने बताई थी। जिसमें यहाँ पर अब आप अंदाजा लगाइए, इसमें ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि भाई बच्चों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए और असक्षमों के लिए, तो ये कोई भी व्यक्ति हो, कहने का मतलब सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा है ना। तो इसमें आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये कोई भी यहाँ पर कैसा भी व्यक्ति हो, उसको क्या मिलनी चाहिए? उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, मतलब उसको सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाया जाना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर समझने की और सोचने की बात ही नहीं है कि कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो रहा है कि किसी भी तरीके का फाटक हो, उसको उसकी क्या होनी चाहिए? पुस्तकालय की परिधि में लाना चाहिए, मतलब उसको पुस्तकें प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका कौन सा लॉ हो गया? सेकंड लॉ हो गया। आपको पता होगा कौन सा सूत्र हो जाएगा? द्वितीय सूत्र ये हो जाएगा। क्लियर है ना? अगला चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वही कहानी स्टार्ट हो गई इसमें फिर से, वही जो एक्ट है उन एक्टों के लिए प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को यहां पर दिया गया है गुजरात का, किसका? गुजरात का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम दिया गया है। तो गुजरात का जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम दिया गया है, ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई गुजरात है और गुजरात में कौन है? हमारे मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं। और मोदी जी हमेशा कौन से नंबर पर रहते हैं? फर्स्ट नंबर पर रहते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, है ना? ट्रिक बताई थी भाई कि 2001 मतलब 1 नंबर पर। तो कहने का मतलब गुजरात में क्या होता है? गुजरात में 2001 में ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद में बात हो रही है किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के लिए यहां पर मैंने क्या बताया था? 2009 मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 2009 बताया था। फिर बात हो रही थी किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक का जो एक्ट है वो कब आया था? 1965 में आया था। और गोवा का जो है 1993 में आया था। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले देखिए गुजरात, ए में क्या है? ए में है 4 नंबर। तो ए में 4 नंबर, 2 में है, 2 में है ना? तो अगले पे चलो फिर। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ वाला 3, ये हो गया, लो मिल गया, 2 मिल गए, इससे ही काम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि अगला जो है कर्नाटक, कर्नाटक 1 से मिल रहा है और अपना गोवा जो है 2 से मिल रहा है। तो ऐसे हमारा जो प्रश्न है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई मैचिंग वाले जो प्रश्न है, वो मैचिंग वाले प्रश्न जो है हमारे इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। और हमने ये सारा की सारा जो एक्टों का मामला है पूरा वहां पे सेट कर दिया था। हमारे एप्लीकेशन की क्लास चल रही है, लगातार चल रही है, और आप लोग भी उस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए कैरियर क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड के साथ आप लोगों को खूब पता है, कई लोगों को पता है, कई लोग उसका लाभ ले चुके हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन पर जो हमारा कोर्स यहाँ पर परचेज कर रहा है ना, उनको किताबें भी फ्री मिल रही हैं, जिसमें लिस्पीडिया जो हमारी अभी 2-4 दिन में आने वाली है, वो किताब तो बिल्कुल फ्री उसके घर तक पहुंचाई जा रही है। और घर तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। और इसके बाद में हमारी जो है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की टॉपिक वाइज एक तरीके से हमारी जो किताब, अगली जो किताब आएगी वो भी उन लोगों के लिए फ्री पहुंचाई जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज भी दी गई है, वो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए फ्री दी जाएंगी। ऐसे करके सारी चीजें हैं, इसमें पीडीएफ नोट्स हैं और पूरा वीडियो जो सॉल्यूशन है, पूरा की पूरा वीडियो सॉल्यूशन। और इसी के साथ साथ हमारी कंप्यूटर टीचर बहुत अच्छी, आप एक बार पढ़ के देखना उनसे, आप लोगों को खुद को महसूस हो जाएगा कितना अच्छा वो सर हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अब मैं कंप्यूटर आप लोगों के लिए पढ़ाऊं तो आप लोगों को मैं वो नहीं करा सकता जो एक वास्तविक रूप का जो है कंप्यूटर टीचर कराएगा। तो कहने का मतलब वो जो सर हैं वो अपने आप में 2-2 गवर्नमेंट जॉब लेके बैठे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्रामर तक की वो तैयारी कराते हैं। केडी कैंपस जैसे अपने जयपुर के एजुकेशन जो अपना सेंटर है
उसमें भी वो ऑफलाइन बैच चलाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत अच्छे और बहुत शानदार टीचर हैं। तो कंप्यूटर के लिए विशेष फैकल्टी आप लोगों के लिए दी गई है। इतनी सारी सुविधाओं के साथ कैरियर क्लासेस जयपुर इतना अच्छा कोर्स आपके लिए लेके आया है। तो आप जो है आज ही डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स जो है परचेज कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम इसी टॉपिक पर। सूचना का अधिकार जो विधेयक है वो भारतीय संसद द्वारा, सूचना का अधिकार विधेयक भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ये कब किया गया? तो आप लोगों को पता होगा सूचना का जो अधिकार है, सूचना के अधिकार का जो विधेयक है वो भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कब किया गया? तो आप लोगों को पता है कि ये 15 जून 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 15 जून 2005 को किया गया था। और बाद में इसको 12 अक्टूबर को क्या कर दिया गया था? लागू इसको कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लागू इसको कर दिया था। सूचना का अधिकार, इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन एक्ट जिसके बारे में बात चल रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? RRRLF। तो ये है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसके प्रथम निदेशक हम लोगों से पूछे हैं। तो प्रथम निदेशक जो है, इसके प्रथम निदेशक कौन है? तो इसके प्रथम निदेशक कौन है? इसके प्रथम निदेशक रहेंगे कौन? अपने बीपी बरुआ। क्या नाम है इनका? बी नाम है ये ना, बीपी बरुआ इनके कौन है? प्रथम निदेशक। बीपी बरुआ इनके प्रथम निदेशक हैं। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है? तो ये है सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया। और इस संगठन का निर्माण किया गया था 1972 में। आप लोगों को पता होगा जो राजा राममोहन राय जी जो थे, इनका जन्म हुआ था कब? 1772 में इनका जन्म हुआ था। तो इनके 200वें जन्म दिवस पर, कितनेवें जन्म दिवस पर? 200वें जन्म दिवस पर 1972 में कितनी तारीख को? 22 मई को क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। और 22 मई को स्थापना जो की गई वो सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि इसी के दिन हमने स्थापना की थी इस RRRLF की, जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। बीपी बरुआ जो है ये इसके क्या हैं? ये इसके प्रथम निदेशक हैं। और हाँ, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान निदेशक कौन है, तो उनका नाम भी क्या है? उनका नाम है बीपी शर्मा। उनका नाम है बीपी शर्मा। क्या नाम है उनका? बीपी शर्मा। उनका नाम क्या है? बीपी शर्मा नाम से इनके अब वर्तमान में इसके क्या हैं? निदेशक हैं। किसके? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की एक और बहुत अच्छी विशेषता है कि ये जो है अनुदान देने का काम करता है। अब अनुदान देने का काम किसको करता है? ये 3 भागों में इसने अनुदान को बांट रखा है, जिसमें विकसित राज्य, अविकसित राज्य और अपने पूर्वी उत्तर के जो राज्य हैं, इस तरीके से इसने 3 भागों में बांट रखा है। अब विकसित के लिए 50-50% का अनुदान देता है। कितने इतने का? 50-50% का। विकसित की बात करें तो ये 50-50 इस तरीके से अनुदान देता है। और यदि हम बात करें किसकी? बात करें अविकसित की, तो ये 60-40 का अनुदान देता है। और बात करें किसकी? पूर्व उत्तर वालों की, तो 90-10 का अनुदान देता है। जिसमें देखो 50-50 तो दोनों का रह गया, इसमें 60% पे देगा RRRLF और ये देगा राज्य सरकार। इस तरीके से अनुदान मिलता है। ये देगा RRRLF और ये देगा, मतलब कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर खोला जाएगा तो उसके लिए ये सब चीजों की सुविधा भी इसके द्वारा की गई है। कई सारे इसके पब्लिश कह सकते हैं प्रकाशन है। किसके? जैसे ग्रंथाना नाम से हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी के लिए भी RRRLF ने लिखा था। तो कहने का मतलब RRRLF जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का काम। ठीक है, जैसे हमारा आइजलिक है तो वो एक स्पेशल एसोसिएशन है, ऐसे ही हमारा ये जो है एक पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए काम करने वाला है। ठीक है, आइटलिक है वो टीचर्स के लिए है, जो लाइब्रेरी के टीचर्स हैं उनके लिए है। अब बात आ रही है किसकी? प्राचीन नालंदा अधिगम केंद्र में पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से भवन थे? अब मैंने आप लोगों को जब वहां पे कौन सा पढ़ाया था टॉपिक, मैंने आपको पढ़ाया था किसका? भारत में पुस्तकालयों का विकास। सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया था कि भाई विश्व में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ था। तो विश्व में पुस्तकालयों के विकास के लिए मैंने आपको बेबीलोनिया, ना, रोम,
ये सब मिस्र, चीन, इन सब में जो कैसे कैसे पेपरों का विकास हुआ है ना, ये अपने क्लियर टेबल्स कहाँ चलती हैं, सबसे पहले कागज का पन्ना कहाँ चला था, ये सारी चीजें जो हमारे पेपरों में पूछी भी गई हैं, ओल्ड ओल्ड में आप देखना एक बार पूछी गई हैं, तो वो पूरी डिटेल भी मैंने आप लोगों के लिए बताई है। इसी के साथ साथ भारत में भी पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ था, जिसमें हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को शॉर्ट में बताने की यहाँ पर चेष्टा करूंगा कि जो हमारी नालंदा पुस्तक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, तो वहां पे क्या हुआ था कि जो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी, आक्रमणकर्ताओं के द्वारा आग लगा दी गई थी। बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक हुआ करता था, उसने उस नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में क्या कर दिया था, आग लगा दी थी, और उसके साथ में उस पुस्तकालय में आग इस तरीके से लगी कि वो आग लगभग 6 महीने तक लगती रही। इतनी सारी पुस्तकें हुआ करती थी हमारे इस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, और उसके 3 भवन हुआ करते थे। 3 भवन हुआ करते थे जो 9 मंजिला थे। कितने मंजिला थे? 9 मंजिला थे, और 9 मंजिला थे। 1205 में इसमें क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसमें क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। और 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक इसमें लगातार आग लगती रही। इतनी सारी पुस्तकें इसमें थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्राचीन नालंदा, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, जो अधिगम केंद्र था, उसमें पुस्तकालयों के लिए निम्न में से कौन कौन से भवन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि 3 भवन थे। कितने भवन थे? 3 भवन थे। अब 3 भवन में एक तो कौन सा था? रत्न सागर। एक तो कौन सा था? रत्न सागर। एक था रत्न रंजक, रत्न रंजक, और एक था रत्नोधि। तो ये 3 थे। अब इसमें देखो, रत्न सागर है क्या? है। रत्न रंजक है क्या? है। रत्न ये नहीं था, रत्न ये नहीं था, क्या था? रत्नोधि अगर आ जाता तो वो था। तो कहने का मतलब ए और बी इसमें सही है। तो ए और बी मतलब यहाँ पर ये सही है। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए तो 3 मंजिला थी। 3 मंजिलों का क्या क्या नाम था? रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोधि। ये 3 थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। वर्ष 2002 तक निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का अधिनियमन किया गया? तो कहने का मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जब हमारी वर्ष 2002 थी, तो वर्ष 2002 से पहले पहले कौन कौन से राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम बन चुके थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में और अपने राजस्थान में। तो सीधी सीधी बात थी कि भाई उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है 2006 में यहाँ पर लाइब्रेरी एक्ट इनमें बना था। तो बचे कौन सा? एक तो हरियाणा का बच गया और एक मिजोरम का बच गया। तो ये जो दोनों की दोनों जो है, ये यहाँ पर राइट आंसर हैं। कहने का मतलब 2002 तक, यहाँ पर 2 तक के लिए पूछा है, तो ए और यहाँ पर क्या सही रहेगा? सी। तो ए और सी किस में सही है? ए और सी पहला ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आपसे एक्टों में घुमा के पूछा जा सकता है। ये सारे की सारे जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ये प्रश्न सारे ओल्ड पेपरों के ही हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। प्रश्न इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आप लोग सोचिए कि किस लेवल तक एग्जामिनर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्ट में से एक भी डेट आप लोगों को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये डेट हमें याद नहीं हो। सारी की सारी डेट आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले और चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NML, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज की क्षमता निर्माण गतिविधियों का कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसका निर्माण, इसका कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, जो ये स्टार्ट हुआ था 2012 से, और इसका जो है ये ही है, जिसका नाम है RRRRLF। इसके द्वारा ही इस नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो है, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है ना? इसका क्या किया जा रहा है? क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, डैश 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 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर, कि अंतरराष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे इसको कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है?
इसका आंसर मुझे दे दीजिए जल्दी से। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है कब मनाया जाता है? चलिए कोई बात नहीं। देखो, इंटरनेशनल जो अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लंदन में एस आर रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? देखो, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो 1924 में कहाँ भेज दिए थे? 1924 में कहाँ भेज दिए थे? लंदन भेज दिए थे। आप लोगों को जब मैंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बायोग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि भाई डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है पहले गणित के टीचर हुआ करते थे। अब गणित के टीचर हुआ करते थे तो इन्होंने एक लाइब्रेरियन के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया था मद्रास विश्वविद्यालय में, और फिर 900 फॉर्म उसमें आए थे जिसमें से लाइब्रेरियन में सेलेक्ट हो गए थे कौन? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब ये सेलेक्ट तो हो गए थे लेकिन इनको लाइब्रेरियन का कुछ नहीं पता था। ये नहीं जानते थे कि भाई लाइब्रेरियन की पोस्ट कैसे होती है, क्या क्या इसमें होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इनका इंटरेस्ट जो था पहले लाइब्रेरियन में नहीं था। ये सिर्फ एक मैथ के टीचर हुआ करते थे जो ऐसे जनरल, जिस तरीके से कि भाई हाँ मैं मैथ का ही एक स्टूडेंट हूँ, मैथ का ही मैं टीचर हूँ। लाइब्रेरियन का ख्याल इनके दिमाग में शुरू से नहीं था, जैसा कि आपके भी दिमाग में नहीं था। आप भी तो अभी आए हो ना इस फील्ड में, आपने बचपन से थोड़ी सोचा था कि भाई हम लाइब्रेरियन बनेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और मैं लाइब्रेरियन बन गया। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन है उनके शिक्षक कौन हुए थे? तो 1924 में ये चले गए थे लंदन, और वहां पर 1925 में ये वहां से वापस आ गए थे अपने भारत में। और भारत में आने के बाद ये हमने फिर इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के लिए यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया था। और शुरू कर दिया था तो इनके शिक्षक जो थे वो कौन थे? तो इनके शिक्षक हुआ करते थे WCB शेयर्स। क्या नाम है इनका? WCB शेयर्स। अब WCB शेयर्स जो हैं इनके कौन से गुरु हुआ करते थे? ये इनके होते थे लाइब्रेरी साइंस के गुरु, लाइब्रेरी साइंस के गुरु। लेकिन इनके आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनके मैथ टीचर जो कौन थे, है ना, मैथ के गुरु कौन थे? तो मैथ के गुरु थे इनके एडवर्ड वी रॉस। एडवर्ड बी रॉस। आप लोगों को पता होगा कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो पहला एडिशन आया था वो समर्पित किया था इन्होंने किसको? एडवर्ड बी रॉस को, जो इनके पसंदीदा गुरु थे, है ना, मैथ के गुरु थे और मैथ के सबसे पसंदीदा गुरु इनके यही थे, एडवर्ड बी रॉस। तो जब इन्होंने पहली किताब लिखी जिसका पहला एडिशन आया तो इन्होंने इनको ही ये समर्पित किया था। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के गुरु कौन थे? WCB शेयर्स इनके गुरु थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोधि, मैंने बताया था ना, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोधि पुस्तकालय भवन के भाग हैं। ये कौन से पुस्तकालय के भाग हैं? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नालंदा के, एक तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के 3 भवन थे जिसके नाम था कौन सा? रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोधि। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी डिटेल जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है। और उसी समय पर ये तक्षशिला भी हुआ करता था, वल्लभी भी हुआ करता था, है ना, विक्रमशिला भी हुआ करता था। तो इनकी हिस्ट्री जो है पूरी की पूरी मैंने आपको वहां पे जब क्लास हुई थी तो मैंने पूरा बता दिया था। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में भारतीय प्रतिलिपिकार मतलब इसका होता है कॉपीराइट। हिंदी में लिख रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। ये कॉपीराइट की बात हो रही है कि इंडिया में जो कॉपीराइट कानून है उसके अनुसार साहित्यिक कृतियों का जो कॉपीराइट है निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई यदि साहित्यिक कृतियां हैं तो उसके लिए कॉपीराइट कब तक दिया जाता है? तो पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष तक, लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष तक, पुस्तक के प्रकाशन के 60 वर्ष तक और लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक। तो मैंने जब आपको कॉपीराइट पढ़ाया था तो कॉपीराइट के लिए मैंने बताया था कि भाई कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1957 में आया था। कब आया था? 1957 में आया था। और ये जो कॉपीराइट एक्ट है, इस एक्ट के तहत कैसे होता है कि जैसे कोई भी हम किताब पब्लिश करते हैं, जैसे हमारी मान लीजिए लिस्पीडिया जो बुक है वो आती है, तो लिस्पीडिया जो बुक है वो हम पब्लिश करते हैं तो हमको उसका कॉपीराइट कब तक मिलेगा? तो उसका जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट हमें मिलेगा हमारी मृत्यु के भी 60 वर्ष बाद तक।
ठीक है, हमारी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक। तो इसका लेखक की मृत्यु के क्या होगा, 60 वर्ष बाद तक क्या उसका मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। ठीक है ना, 60 वर्ष बाद तक कॉपीराइट इसका मिलेगा। यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में यही कॉपीराइट कितने तक मिलता है, 70 वर्ष तक मिलता है। कितने तक मिलता है, 70 वर्ष तक मिलता है। और यदि मान लीजिए किसी एक या एक से अधिक लेखक हैं तो फिर कैसा मिलता है, लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष, जो अंतिम लेखक होता है ना, एक से अधिक अगर लेखक हैं और यदि एक से अधिक लेखक है तो उसका जो अंतिम लेखक होगा उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक इसका कॉपीराइट इसके पास रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर कहने का मतलब कॉपीराइटों के रूल भी मैंने आपको बताए थे कि कैसे कॉपीराइट का किस तरीके से हमें अनुदान मिलता है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं। अब इसमें यह पूछा है कि ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जो किससे, पब्लिक लाइब्रेरियों के विकास से, पब्लिक लाइब्रेरियों के जो डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा भी समझ लोगे ना तो एकदम से बहुत अच्छे से कर दोगे, लेकिन यहाँ पर बात रहती है सिर्फ समझने की। प्रश्न जो है वहां पर एक बार को आते सबको हैं, लेकिन उत्तर फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम हमारा कॉमन सेंस साथ में नहीं लगाते हैं। अब कॉमन सेंस साथ में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को माइंड जो है बहुत अच्छे से सेट करके जाना पड़ेगा और तब जाके हमें चीजें वहां पर दिखेंगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालय विकास में जुड़े हुए हैं। तो ये देखो, एक तो है यूनेस्को, एक है RRRF, एक है इनफिलिपनेट और एक है अपना कौन सा, DRTC। आपको पता है यूनेस्को 1946 में स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना बता रहा हूं बस। ये जो है RRRF 1972 में, इनफिलिपनेट 1991 में और अपना DRTC 1900 यहाँ पर 1961 में इसका बना था और 1963 में, सॉरी 62 में, 1962 में, है ना, वो साल्स पे चला गया था मैं। अब बात करते हैं किसकी, DRTC की, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो 1962 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ही इसकी स्थापना की थी और अंत में अपना अंतिम जीवन 1972 तक का जीवन जो है डॉक्टर रंगनाथन ने यहीं पर ही बिताया था। इनफिलिपनेट जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसको कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये दो संस्था है, इनका सार्वजनिक पुस्तकालयों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रूप से हम देखें तो प्रॉपर रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयों से जो लेना देना रहता है हमारे किसका रहता है, अपने RRRLF का रहता है। आपको मैंने पहले भी बताया था और ये भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए काम करने का कार्य करती है। ये भी एक अपने आप का जो संगठन है जिसकी स्थापना 1946 में और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखना। और यहाँ पर बात चलती है किसकी, DRTC का कहाँ है, बेंगलोर में है। इनफिलिपनेट का कहाँ है, गांधीनगर में है। RRRLF का कहाँ है, कोलकाता में है। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, लेकिन यूनेस्को और RRRLF जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला में कि पुस्तकालय विज्ञान में शारदा रंगनाथन पीठ, कौन सी, शारदा रंगनाथन पीठ, शारदा रंगनाथन पीठ की घोषणा 1957 में किस शताब्दी के समारोह में की गई थी। आप लोगों को पता हो कि भाई 1 लाख रुपए दिए थे किसने, डॉक्टर SR रंगनाथन ने। कितने रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे। अब आप सोचो 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कितने लाख रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे। और ये जो है इस 1 लाख रुपए के देने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी शारदा रंगनाथन पीठ की यहाँ पर स्थापना की जाए। और ये कब दिए थे, 1957 में। और एक शताब्दी महोत्सव चल रहा था, शताब्दी समारोह चल रहा था। तो कौन से विश्वविद्यालय का चल रहा था, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है मद्रास विश्वविद्यालय का। कौन से विश्वविद्यालय का, मद्रास विश्वविद्यालय का, जहां पर 1924 से लेके 1944 तक ये क्या रहे थे, लाइब्रेरियन यहाँ पर रहे थे। कौन, डॉक्टर SR रंगनाथन। तो इसी के लिए इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के लिए ही 1 लाख रुपए दे दिए कि भाई शारदा रंगनाथन, शारदा कौन थी, शारदा इनकी कौन थी, पत्नी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, पत्नी इनकी हुआ करती थी, इनकी वाइफ हुआ करती थी। एक तो शारदा थी, है ना, एक तो शारदा थी। तो शारदा, दो पत्नियां होकर थी जिनमें एक पत्नी का नाम था शारदा। तो उनके नाम पे ही इन्होंने शारदा रंगनाथन पीठ की घोषणा कर दी और 1 लाख रुपए इन्होंने दिए थे। अब आप सोचो 1957 में 1 लाख रुपए कितनी बड़ी बात हो गई। आज 1 करोड़ भी नहीं है,
तो कहने का मतलब उन्होंने अपनी जीवन की पूरी जो कमाई है वो कमाई इनको यहाँ पर दान में दे दी थी, मद्रास विश्वविद्यालय को दान में दे दी थी कि भाई इसमें शारदा रंगनाथन पीठ सर्ल्स की स्थापना की जाए। क्लियर है? चलिए, लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय है उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है लॉर्डिस। याद रखना, लॉर्डिस कहा जाता है। एमपी में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था, याद रखना। अगला प्रश्न है कौन सा, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित यहाँ पर बॉयस रॉस कौन थे? तो ये जो थे ये कौन से थे, ये यहाँ पर यह पूछा गया है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो है ये बना था कब? 1902 में। ठीक है, आपको पता होगा इंपीरियल लाइब्रेरी की कहानी 1891 में स्थापना हुई थी, फिर इसके बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट बन के प्रॉपर रूप से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी प्लस इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों मिलकर एक प्रॉपर इंपीरियल लाइब्रेरी का निर्माण हुआ 1903 में। कब हुआ था? 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था, और बाद में ये इंपीरियल लाइब्रेरी ही क्या बन गई? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गई, भारत की नेशनल लाइब्रेरी ये बन गई। क्या? अपनी इंपीरियल लाइब्रेरी। और ये कब बनी थी? 1948 में। कब बनी थी? 1948 में। लेकिन उस समय पर उसके जो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जब बना था, उस एक्ट के समय पर बॉयस रॉस कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। याद रखना, कौन थे? लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। ये इंपीरियल लाइब्रेरी की कहानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, फिल्म, फोटोग्राफ्स, इनामी, छद्मनाम और सरकारी प्रकाशनों के कॉपीराइट संरक्षण के लिए 60 वर्षों के समय की गणना कब से की जाएगी? तो सर्जक के जन्मदिवस से, सर्जक के मरने के उपरांत, प्रकाशन वर्ष से, या लेखक के कथानुसार से? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रश्न फिर से कॉपीराइट से लिया गया है। तो कॉपीराइट का मतलब है कि जो फिल्म बनती हैं, जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, जो सीडोनेम्स होते हैं, जो एनोनेम्स होते हैं, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं, तो उनका जो कॉपीराइट है उनका संरक्षण किया तो जाता है 60 वर्षों के समय तक, लेकिन उसकी गणना कब से की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उनकी गणना की जाती है, उनको जब पब्लिश किया जाता है, उनको जब वहां पर बताया जाता है, तब से उसकी गणना की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है प्रकाशन वर्ष से इसकी गणना की जाएगी 60 वर्ष तक। तो कहने का मतलब कॉपीराइट इनका इस तरीके से रहता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीपो कॉपीराइट संधि, यहाँ पर संधि पूछी गई है कि संधि कौन से साल में अपनाई गई। तो यहाँ पर संधि पूछी गई है कि भाई बीपो जो यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी क्या है, संधि कब की गई थी? तो ये चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो इसका उत्तर जो है जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए। इसका जो उत्तर है, ये उत्तर, ये संधि कब की गई थी? तो ये जो संधि है, ये संधि की गई थी 1996 में। कब की गई थी? 1996 में ये संधि की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय ग्रंथालय को खान बहादुर की ग्रंथालयी, ग्रंथालयी बोलेंगे क्योंकि लाइब्रेरियन है ये, है ना, 1935 में। कब? 1935 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारतीय ग्रंथालय, लाइब्रेरियन थे किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के। इंपीरियल लाइब्रेरी के ये लाइब्रेरियन थे, और ये अंतिम लाइब्रेरियन थे। कौन से थे? अंतिम लाइब्रेरियन थे इंपीरियल लाइब्रेरी की। अंतिम लाइब्रेरियन के साथ साथ ये 17 वर्ष तक यहाँ पर रहे थे। उसके बाद में 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो ये वहां पर चले गए। कहां पर? पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान में जाने के बाद 1948 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भाई 1935 में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय ग्रंथालय में खान बहादुर का सम्मान किसको दिया था? तो ये सम्मान दिया था किसको? के.एम. असफदुल्ला को, जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे? अंतिम लाइब्रेरियन हुआ करते थे, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्य जो हमारी लाइब्रेरी एजुकेशन में शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है ना? स्वतंत्रता से पहले पुस्तकालय आंदोलन के प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है? नालंदा एक नाम है सिर्फ, ये है ना, NALA, नालंदा, इस नाम से एक डिजिटल पुस्तकालय की पहल है। ये नाम है सिर्फ, ये उस वाला विश्वविद्यालय का वो नहीं कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये नाम है नालंदा। तो नालंदा नाम से डिजिटल पुस्तकालय पहल किसकी है? तो ये पहल किसकी है? ये पहल है अपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको अपन बोलते हैं IIT कालीकट, यहाँ की ये पहल है। ठीक है ना, यहाँ की ये पहल है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान मतलब ALA का। यहां पर पूछ रहा है क्लिप का, फिर पूछ रहा है SLA का,
और फिर पूछ रहा है ILA का। इनका मिलान करना है इन डेटों से। तो कहने का मतलब ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मिलान इससे कर दीजिए भाई, 1876 में हुआ था। क्लिप, क्लिप का जो है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इसका कह सकते हैं कि 2002 में। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो 1909 में, और अपना है जो कौन सा 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इनका मिलान इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा ALA, तो ALA में 1 में 3, ठीक है 2 में हो रहा है। फिर उसके बाद क्लिप, तो क्लिप है 2002, इसमें भी सेम मिल गया। फिर आ जाएगा अपन SLA, तो SLA C में मतलब 1, तो C में 1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फिर से मिलान करना यहाँ पर आ गया है। एक तो है हमारे सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये सियाजी हैं, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, तृतीय है, इनको ध्यान रखना, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं। फिर हैं DP चट्टोपाध्याय, फिर हैं यहाँ पर KD मैटकॉफ, फिर है BS केसवन। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि इनका कह सकते हैं कि ये जो है देखो, मैटकॉफ तो इमारत से संबंध हो गया, BS केसवन का यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी के ये कौन बने थे, ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ग्रंथालय अध्यक्ष बने थे, ये हो गया। इसके बाद में कौन बचे, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित हो गए, और DP चट्टोपाध्याय जो है वेतनमान से संशोधन हो गए। तो सियाजी का तो हो गया 3, तो यहाँ पर 3 हो रहा है, इसमें 3, 1, यहाँ पर 2, और ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा C। क्योंकि देखो सियाजी राव गायकवाड़ जो तृतीय थे, ये है सार्वजनिक ग्रंथालयों से संबंधित, इन्होंने सार्वजनिक ग्रंथालय खोले, ग्रंथालयों में प्रशिक्षण का कार्य भी इन्होंने ही शुरू किया था। दूसरा, चट्टोपाध्याय जो है इन्होंने वेतनमान जो है संशोधन, एक समिति बनी थी, उस समिति के आधार पर वेतनमान का संशोधन इन्होंने किया था। यहाँ पर मैटकॉप, आपने ILA का नाम सुना होगा, ILA जो मैटकॉप भवन में स्थापना की थी, तो ग्रंथालय की क्या है, एक इमारत के लिए। यहाँ पर BS केसवन जो नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन बने थे, तो जो कौन है, फादर ऑफ INB भी कहे जाते हैं। तो ये यहाँ तक की इनकी कहानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा, किसने जिला, तालुका, टाउन और यहाँ पर ग्राम ग्रंथालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन किया था। तो ऐसा अनुमोदन किसने किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर अनुमोदन किया था किसके द्वारा, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। आप लोगों को पता होगा, जिसको सिन्हा समिति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिन्हा समिति भी कहते हैं, सिन्हा, क्योंकि KP सिन्हा क्या थे इसके, KP सिन्हा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और KP सिन्हा अध्यक्ष होने के साथ साथ इसको सिन्हा समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिन्हा समिति भी कहा जाता है। 1957 में इसका क्या हुआ था, इस समिति का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, जिसमें एक चीज और कही थी कि सबसे ऊपर तो रहता है नेशनल लाइब्रेरी, फिर रहता है अपना राज्य लाइब्रेरी, फिर रहता है जिला, फिर रहता है ब्लॉक, फिर रहता है पंचायत, इस तरीके से भी इन्होंने बताया। तो ये एडवाइजरी कमेटी में कहा कि भाई तालुका, टाउन और ग्राम ग्रंथालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन किए गए हैं, तो ऐसा इसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है पूरा किसके साथ, ये आपको पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है उनके आधार पर दिया गया है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। तो पहला पहला जो है ये पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो यहाँ पर पहले पहले लंबे कार्य घंटे के हिसाब से यहाँ पर पुस्तकें उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है, प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है। तो यहाँ पर प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक, मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक कैसे मिलेगी, यहाँ पर तीसरा है प्रत्येक पुस्तकालय का अपना पाठक है। फिर है ग्रंथालय विकसित होता है और विकसित होता हुआ संस्थान है, ये 5 लॉज में काम आता है। ठीक है, किसमें, ये 5वां नियम है। तो भावी आवश्यकताओं की अनुकूल बनाना, तो ये किसमें चला जाएगा, भावी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। तो A में तो हो गया कौन सा, 2, ठीक है, A में तो हो गया 2, और अपना D में हो गया क्या, 1, तो D में हो गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी का आप मैच कर लेना। तो ऐसे करके इसके जो राइट आंसर है वो इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं SDP, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये जो है ये प्रारंभ किया गया राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इफ्ला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, पहचान करें। तो हैग, हैग तो अभी वर्तमान में है, ये तो वर्तमान की बात है।
वर्तमान में इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में सबसे पहले इफ्ला का क्या किया गया था, यहाँ पर किया गया था। फिर 1971 में इसको यहाँ पर ले जाया गया और इसका हेडक्वार्टर द हेग में नीदरलैंड में स्थापित कर दिया गया। और 1976 में मैंने आपको बताया था कि इसको इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ के इस इफ्ला का पूरा नाम बताया था। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। और इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। तो ये यहाँ पर इसकी पूरी कहानी ऐसे चलती है। क्लियर है, ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव हमारा जो ये क्लास है डायरेक्ट एप्लीकेशन से है। हो सकता है मैं इस क्लास को सीधा यूट्यूब पे भी डाल दूं ताकि जो है यूट्यूब के विद्यार्थियों को भी कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।